Hello everyone. Let's continue the chapter matter in our surroundings. And last time बेटा हमने डिस्कस किया था about the nature of the particles that matter consist of. Okay, and what is their nature, what kind of these particles are, etc. etc. And in this lecture we are going to cover what is matter again, and what is its classification, how can we classify matter, and discussion about each its class. Okay, so let's start. So the chapter is matter. So let's again discuss what is matter. Anything around us that occupies space and has mass is known as matter. This is clear to you all. Example आप अपने surroundings में से कोई भी ले सकते हो. It can be gold, it can be stone, it can be water, milk, air, oxygen, nitrogen, like table, chair, etc. कुछ भी हो सकता है. ठीक है. All these things present around you, all are matter. सो मैटर आप लोगों को ऑलरेडी क्लियर है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्टेट ऑफ मैटर. स्टेट्स ऑफ मैटर भी आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में बहुत टाइम्स पढ़ा है, लेकिन इस बार आप कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ के साथ इन स्टेट्स को स्टडी करोगे, जिससे आपको एक इन डेप्थ तक जो है नॉलेज होना चाहिए अबाउट दीज स्टेट्स ऑफ मैटर, राइट. सो एज यू ऑल नो दैट देयर आर ओनली 3 स्टेट्स ऑफ मैटर: solid, liquid and gas. Clear? So that means if we move to the topic classification of matter, so we can classify the matter only in 3 categories: solid state, liquid state and the gaseous state, right? And okay beta, एक चीज़ और आपको बता दूं that this classification is the physical classification. Clear? वट डू यू मीन बाय फिजिकल क्लासिफिकेशन? आपके अराउंड जितनी भी चीज़ें प्रेजेंट हैं, आप उनको जस्ट ऊपर से ऑब्जर्व कर रहे हो, उनकी अपेयरेंस देख रहे हो, उनकी फिजिकल जो हैं वो प्रॉपर्टीज़ देख रहे हो, और उसके अकॉर्डिंगली आपको आपके अराउंड जितनी भी चीज़ें प्रेजेंट है आपने सिर्फ 3 क्लासेस में डिवाइड कर दी: सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैस. लेकिन अगर आप उनकी इंटरनल कंपोजिशन पे जाओ कि इनसाइड वो मटेरियल कैसा है, उसकी रिएक्टिविटी कैसी है, वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है या नहीं है, या किन टाइप के पार्टिकल से मिलकर बना है, अगर आप इन चीज़ों को फोकस में रखते हो देन इट विल बी योर केमिकल क्लासिफिकेशन. Clear? So here in this chapter we are going to discuss only the physical classification of matter, which is in the 3 states, and about chemical classification of matter, that topic we will cover in the next chapter, right? So physically there are 3 states: solid, liquid and gas. How do we define these states? Solid state क्या होती हैं? वॉल्यूम और शेप, इन दोनों प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हम इनको डिफाइन करेंगे. सॉलिड स्टेट का जो शेप है वो फिक्स्ड होता है, उसकी शेप को हम चेंज नहीं कर सकते हैं. एंड वॉल्यूम इज़ ऑल्सो फिक्स्ड, राइट. वॉल्यूम भी आपके पास फिक्स्ड है, तो उसको भी आप चेंज नहीं कर सकते हो, राइट. डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप. अगर हम बात करें लिक्विड स्टेट की, तो लिक्विड स्टेट का वॉल्यूम तो डेफिनेट होता है, बट जो शेप है वो डेफिनेट नहीं होता, राइट. एंड व्हाट अबाउट गैसियस स्टेट? नाइदर डेफिनेट वॉल्यूम नॉर द डेफिनेट शेप. ये डेफिनेशंस आपने पहले कर रखी हैं, बट एग्जाम्पल अगर हम लें तो सपोज़ आपके पास कोई सॉलिड है, सपोज़ आपके पास कोई भी सॉलिड, अच्छा सपोज़ आपके पास कोई डस्टर है, राइट. क्लास में यूज़ करते हो रब करने के लिए डस्टर है. डस्टर आपके पास एक सॉलिड चीज़ है, ठीक है. आप देखोगे कि उसका जितनी भी वो स्पेस कवर करता है वो फिक्स्ड है, ठीक है. शेप भी उसकी फिक्स्ड है. अगर सपोज़ डस्टर को मैं किसी और शेप के किसी कंटेनर में फिक्स करने की कोशिश करती हूँ, राइट. कोई मान लो डस्टर जो है मेरे पास थोड़ा सा वाइडर है, और मैं एक ऐसा कंटेनर लेती हूँ, एक छोटा सा गिलास लेती हूँ मेरे पास, और मैं चाहती हूँ डस्टर उसमें आ जाए, तो ये कभी पॉसिबल नहीं होगा. वाई? क्योंकि डस्टर जो है उसका अपना एक पर्टिकुलर वॉल्यूम है जो वो चेंज नहीं करेगा, और ना ही वो उस बॉटल में या उस पर्टिकुलर जो मैंने ग्लास लिया है उसमें जाएगा, बिकॉज उसकी अपनी एक फिक्स्ड शेप है, अपना एक वॉल्यूम है. लेकिन अगर हम बात करें लिक्विड की, राइट, सपोज मेरे पास एक फुल जग ऑफ वाटर है, ठीक है. तो मैंने उस वाटर को एक जो गिलास है मेरे पास मैंने उसमें डाल दिया. तो ग्लास में जब हम उसको डालेंगे बेटा, तो
क्या होगा, जो लिक्विड था पहले वो जग की शेप में था, जो वाटर था, जैसे ही आप उसको ग्लास में डालोगे वो किसकी शेप ले लेगा, वो आपके पास ग्लास की शेप ले लेगा। ठीक है, तो शेप तो चेंज हो जाएगी, जिस पर्टिकुलर कंटेनर में डालोगे उसी तरह की हो जाएगी। अगर कोई राउंड शेप का कंटेनर है तो लिक्विड उसकी शेप ले लेगा, राइट। तो शेप चेंज हो जाती है, तो हम कह सकते हैं दे डोंट हैव डेफिनेट शेप। लेकिन अगर बेटा हम वॉल्यूम की बात करें, ठीक है, उनके अमाउंट की बात करें, वो चेंज नहीं होगा। अब मेरे पास एक जग है वाटर का, उसको मैं ग्लास में सोचूं कि फिट आ जाए, तो इज़ इट पॉसिबल? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। ग्लास में उतना ही आएगा जितना ग्लास का अपना वॉल्यूम है। तो इसका मतलब जो आपके पास लिक्विड्स होते हैं उनकी शेप चेंज हो सकती है लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता, राइट। एंड व्हाट अबाउट गैसियस स्टेट्स? गैसियस स्टेट्स का वॉल्यूम एंड शेप दोनों हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, गैस को आप जिस कंटेनर में डालते हो, सिलेंड्रिकल कंटेनर है तो शेप वो हो जाएगी, राउंड शेप्ड कंटेनर है तो शेप वही हो जाएगी। तो शेप ये डिफरेंट डिफरेंट अटेन कर सकता है। और वॉल्यूम, अब जैसे सिलेंडर्स होते हैं हमारे घर पे कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो उसमें गैस को फिल करा जाता है, राइट। अगर उसमें से निकाल के किसी दूसरे कंटेनर में उससे जो थोड़ा सा बड़ा हो उसमें डाल दें तो गैस उसमें नहीं आएगी, आ जाएगी, राइट। अगर सिलेंडर को हम ओपन कर दें, किचन में खुला छोड़ दें, तो क्या होगा, वो गैस जो है पूरी की पूरी किचन में ही फैल जाएगी। ठीक है, तो किचन की जो भी आपकी शेप होगी, क्यूबिकल है तो वो उसकी शेप अटेन कर लेगा, वॉल्यूम भी उसका ले लेगा। ठीक है, तो इसका मतलब गैशियस सब्सटेंसेस की ना तो अपनी एक डेफिनेट शेप है, ना ही अपना एक डेफिनेट वॉल्यूम है। क्लियर। और इन स्टेट्स को आप एक और वे में भी डिफाइन कर सकते हो। रूम टेम्परेचर क्या है बेटा, जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, ठीक है। सपोज आज जो रूम टेम्परेचर है दैट इज़ अबाउट 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अगर रूम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, मान लो किसी चीज़ का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफ़ी हाई है, सपोज 50 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका मतलब रूम टेम्परेचर पे वो मेल्ट नहीं कर सकता, तो वो आपको सॉलिड स्टेट में मिलेगा। लेकिन अगर उस चीज़ का मेल्टिंग पॉइंट 10 डिग्री सेल्सियस हुआ, तो जिस कंडीशन में आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो वो तो मेल्ट हो जाएगा। आप तो 20 में उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, वो मेल्ट हो जाएगा, और मेल्ट होने के बाद आपको वो लिक्विड ऑब्जर्व होगा, राइट। और गैशियस स्टेट का बॉइलिंग के साथ होता है। ये जो चीज़ें हैं फर्दर मैं एक्सप्लेन करूँगी अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। क्लियर, तो अभी के लिए आप इतना ही कर लो, सफिशिएंट है। तो हियर आई हैव रिटन द डिफरेंस इन ऑल द 3 स्टेट्स, ठीक है। तो तीनों स्टेट्स में क्या डिफरेंस होता है, ये कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे लिखे हुए, लेकिन इनको डिस्कस करने से पहले आपको प्रॉपर्टीज़ का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। देन यू कैन ईजीली डिफ्रेंशिएट बिटवीन सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेज ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़। क्लियर, सो लेट्स मूव टू द प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट प्रॉपर्टी वी हैव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर, अब आपके पास चाहे कोई चीज़ सॉलिड है, चाहे लिक्विड है, चाहे गैशियस है, इनसाइड वो कुछ पार्टिकल से मिलकर बनी है, राइट। उन पार्टिकल्स को हम लोग मॉलिक्यूल्स कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो वो पार्टिकल्स जो होते हैं ना बेटा, वो मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं। तो हम लोग इसीलिए टर्म जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। आप इसको इंटर पार्टिकल फोर्सेस भी कह सकते हो, नो इशू, ठीक है। अब हमने डिस्कस करना है कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस जिन पार्टिकल से मिलकर बना है, उन पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्सेस हैं वो कैसी हैं, ठीक है। उन पार्टिकल्स के बीच में जनरली देयर इज़ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब बच्चे आपको पता है जो सॉलिड्स होते हैं वो बहुत ही, आपने देखा ना, बहुत हार्ड होते हैं। इसका मतलब उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, उसके जो पार्टिकल्स हैं, उनमें जो फोर्सेस हैं दे आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं इसीलिए तो आपके सॉलिड्स इतने हार्ड एंड रिजिड होते हैं, राइट। लेकिन लिक्विड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं, अब अगर देखो सपोज वाटर है मेरे पास, उस पर मैं ऐसे हाथ से उसको उछालूंगी तो वो मेरे अकॉर्डिंग चलेगा, है ना, वो उसकी जो है शेप डिस्टर्ब हो जाएगी या ऐसा कुछ भी है। तो इसका मतलब उसमें जो फोर्सेस थी वो लिटिल बिट क्या है, वीक हैं एज़ कम्पेयर टू सॉलिड, ठीक है। अगर सपोज मैं चेयर पे ऐसे हिट करती हूँ तो क्या उसमें कोई चेंज आएगा, देयर विल बी नो चेंज। इसका मतलब उसके पार्टिकल्स में बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं। लिक्विड के पार्टिकल्स में लिटिल बिट जो फोर्सेस हैं वो लेस स्ट्रॉन्गर हैं। और अगर हम बात करें गैशियस की, तो एयर में अपना हाथ ऐसे करके देखो कितना इजीली मूव करता है, देयर इज़ नो इशू एट ऑल। इसका मतलब उसके पार्टिकल्स जो हैं
वो बहुत ही वीक फोर्सेस के साथ एक दूसरे के साथ अटैच्ड है। क्लियर? तो इसका मतलब इन सॉलिड्स द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग, इन लिक्विड्स दे आर वीक, एंड इन गैशियस सब्सटेंसेस दे आर वीकेस्ट। क्लियर हो गया? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, दीज आर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। क्लियर हो गया? सो द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डेंसिटी। ठीक है, अब बेटा डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी का मतलब है कि अगर आप एक फिक्स्ड वॉल्यूम ले लेते हो एक किसी भी चीज़ का, तो उसमें कितना मास आ रहा है, दैट इज़ डेंसिटी। अब मेरे को बताओ सॉलिड, लिक्विड और गैस में किसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी? अगर सपोज मैं किसी सॉलिड का 100 वॉल्यूम जो है वो कंसिडर कर रही हूँ, ठीक है, मैंने वॉल्यूम फिक्स रख लिया, मैंने लिया 100 वॉल्यूम। 100 वॉल्यूम मैंने लिया सॉलिड का, 100 ही लिक्विड का और 100 ही गैशियस का। किसमें ज़्यादा मास होगा? जिसमें ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे। तो आपको पता है जो सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड्स में जो फोर्सेस हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। और अगर इतनी स्ट्रॉन्ग हैं तो पार्टिकल्स क्या होंगे? काफ़ी क्लोजली पैक्ड होंगे, एक दूसरे के पास पास होंगे। लेकिन लिक्विड में फोर्सेस वीक होने के कारण पार्टिकल्स क्या होते हैं? दूर होते हैं। एंड गैशियस में बहुत ही दे आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, तो अगर पार्टिकल्स पास पास रहेंगे तो जितना भी मैंने वॉल्यूम कंसिडर करा है उसमें तो कितने सारे पार्टिकल्स आ रहे होंगे, तो पार्टिकल्स का मास भी ज़्यादा होगा तो डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। लेकिन लिक्विड का अगर मैं उतना ही वॉल्यूम कंसिडर करूं तो सपोज सॉलिड में 100 पार्टिकल आ रहे थे तो लिक्विड में कंपैरेटिवली 80 पार्टिकल्स आएंगे। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स थोड़े दूर होते हैं, बीच में स्पेसेस होती हैं, तो मास थोड़ा कम हो गया पर्टिकुलर वॉल्यूम में, तो डेंसिटी भी डिक्रीज हो जाएगा। और गैशियस में तो फोर्सेस इतनी वीक हैं दैट पार्टिकल्स आर वेरी फार। तो अगर उसका मैं एक फिक्स्ड वॉल्यूम लेती हूँ तो उसमें क्या आएगा आपके पास? जो पार्टिकल्स है वो बहुत ही कम आएंगे। सपोज 30 आ रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं आ रहे, तो 30 पार्टिकल्स के अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें तो मास तो बहुत कम चला जाएगा, तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगी? लेस हो जाएगी। होप आई एम क्लियर टू यू ऑल दैट व्हाट इज डेंसिटी? इट इज़ द मास इन अ फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस। क्लियर हो गया? देन मूव टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज शेप। शेप किस पे डिपेंड करती है? शेप डिपेंड करती है बेटा कि किसी भी मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनकी जो पोजीशन है वो कैसी है। अगर तो उनकी पोजीशन फिक्स्ड है तो मैटर की जो शेप है वो भी फिक्स्ड होगी। लेकिन अगर उनकी जो बीच में स्पेसेस काफ़ी ज़्यादा हैं पार्टिकल्स में सपोज, तो वो इधर उधर मूव कर लेंगे रैंडमली। अगर वो मूव करेंगे तो इसका मतलब उनकी शेप भी मूवमेंट के अकॉर्डिंग चेंज हो सकती है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो शेप हमारे पास डिपेंड करती है अपॉन द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल्स, राइट? सो पोजीशन जो है, अब जैसे यहाँ पे सॉलिड है, सॉलिड के पार्टिकल्स दे आर टाइटली पैक्ड, बीच में स्पेसेस बहुत कम हैं, फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। ठीक है, तो क्या वो पार्टिकल्स मूव कर पाएंगे? डेफिनेटली नो। वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पोजीशन के अबाउट थोड़ा सा हिलेंगे, है ना, थोड़ा सा मूव करेंगे, दैट इज़ वाइब्रेशन, राइट? लेकिन लिक्विड के पार्टिकल काफ़ी मूव कर सकते हैं और गैशियस के तो फर्दर बहुत ज़्यादा मूवमेंट कर सकते हैं। तो इसका मतलब फिक्स्ड शेप नहीं होगा, ना ही लिक्विड्स का और ना ही गैशियस का, लेकिन सॉलिड्स का एक फिक्स्ड शेप होता है। और यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केस है रबर। रबर आपको पता है सॉलिड है, लेकिन अगर रबर को मैं ऐसे स्ट्रेच करती हूँ तो वो तो बहुत इलॉन्गेट हो जाता है, उसकी तो शेप चेंज हो जाती है। ठीक है, तो रबर यहाँ पे आपके पास एक एक्सेप्शनल केस आएगा, जो है तो सॉलिड लेकिन उसकी शेप जो है वो चेंज हो जाएगी, राइट? अब नेक्स्ट आपकी जो प्रॉपर्टी है दैट इज़ वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बेटा, वॉल्यूम को आप कैसे डिफाइन करते हो? इट इज़ द स्पेस कवर्ड बाय एनी सब्सटेंस। कोई भी पर्टिकुलर चीज़ कितना स्पेस कवर करती है, दैट इज़ इट्स वॉल्यूम। ठीक है, तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इनके वॉल्यूम का क्या सिचुएशन है? सॉलिड्स का वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, ठीक है, लिक्विड्स का वॉल्यूम भी जो है वो फिक्स्ड होता है, लेकिन जो गैसेस हैं उनका जो वॉल्यूम है वो फिक्स्ड नहीं होता। किसी भी कंटेनर में अगर आप उसको डालते हो तो वो उसी की जो वॉल्यूम है उसको कवर कर लेगा। एंड इट ऑल अगेन डिपेंड्स अपॉन द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एंड द इंटरस्पेसिंग बिटवीन द पार्टिकल्स। तो होप आप अभी कर सकते हो। द नेक्स्ट फैक्टर इज कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है?
जब हम किसी चीज़ पे प्रेशर लगा रहे हैं तो प्रेशर अप्लाई करने पे क्या उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है, दैट इज़ कंप्रेसिबिलिटी। तो अब मेरे को ये बताओ, सपोज आपके पास चेयर है, आप चेयर को प्रेस करते हो फ्रॉम ऑल द साइड्स, तो क्या वो प्रेस होके उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, स्पेस कम कवर करेगी? ऐसा नहीं होता, राइट? तो इसका मतलब जो सॉलिड्स हैं उनकी कंप्रेसिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो है, दे आर नॉट कंप्रेसिबल इन नेचर। लेकिन अगर लिक्विड या गैसेस को हम एज एन एग्जांपल लें, तो लिक्विड्स को तो क्या होता है, अगर हम लिक्विड्स को थोड़ा बहुत प्रेस करें तो लिटिल बिट दे आर कंप्रेसिबल, वेरी लेस। बट अगर गैसेज हैं, मान लो एक बहुत बड़े कंटेनर में मेरे पास गैस पड़ी हुई है, लेकिन उसने वॉल्यूम पूरा किसका लिया हुआ है, उस कंटेनर का, है ना? तो सपोज उसमें से निकाल के उसको मैंने एक सिलेंडर में फिट करना है, तो प्रेशर हाई लगाकर हम क्या करेंगे, ज़बरदस्ती उसको फिक्स कर सकते हैं उतने से कंटेनर में, ठीक है? तो इसका मतलब गैसेज आर हाईली हाईली कंप्रेसिबल इन नेचर। प्रेशर अप्लाई करके हम उसका वॉल्यूम कितना भी रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा एक्सटेंड तक रिड्यूस किया जा सकता है। और ये फर्दर किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कितनी है। अगर तो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ऑलरेडी ना के बराबर है, जैसे सॉलिड्स में, तो आप जितना मर्जी कंप्रेस कर लो, पार्टिकल्स कहाँ जाएंगे, स्पेस तो ऑलरेडी है नहीं जिसको कवर करेंगे। लेकिन लिक्विड्स के केस में स्पेसेस थोड़ी बहुत होती हैं, और गैसेस के केस में तो वैसे ही पार्टिकल्स के बीच में इतनी स्पेस होती है कि अगर आप प्रेशर अप्लाई करते हो तो क्या होगा, पार्टिकल्स क्लोज क्लोज आते जाएंगे, स्पेस कवर होता जाएगा, और धीरे धीरे क्लोज आने की वजह से जो वॉल्यूम है वो रिड्यूस होता जाएगा। तो अगर प्रेशर अप्लाई करने पे लगातार वो चीज़, उसका वॉल्यूम कम होता जा रहा है, तो आप कहोगे इट इज़ वेरी कंप्रेसिबल इन नेचर। क्लियर? सो गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल एंड सॉलिड्स आर नॉट कंप्रेसिबल इन नेचर। हियर इज योर नेक्स्ट प्रॉपर्टी, रिजिडिटी। रिजिडिटी बेटा अगेन आपकी शेप के साथ ही रिलेटेड है, ठीक है? रिजिड होता है कोई चीज़ जैसे बहुत ही हार्ड, है ना, स्टिफ सी होना, बहुत फिक्स्ड, जो मूव ना करे। तो सॉलिड्स आर रिजिड। वाई दीज आर रिजिड? पार्टिकल्स के बीच में फोर्सेस इतनी स्ट्रॉन्ग हैं कि स्पेस बिल्कुल भी नहीं है, मूव बिल्कुल नहीं करते हैं, तो उनकी शेप को कौन चेंज करेगा? ठीक है, हम बाहर से जितना मर्जी फोर्स लगा लें, हम शेप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब द सॉलिड्स आर रिजिड इन नेचर। लेकिन जो आपके पास लिक्विड्स या गैसेस हैं, दे आर नॉट रिजिड, दे आर फ्लूइड। क्यों? अब अगर सपोज मैं फ्लोर पे ऐसे पानी का गिलास जो है वो ऐसे फेंक देती हूँ, तो फ्लो करता है वाटर। क्यों फ्लो करता है? बिकॉज उसके जो पार्टिकल्स हैं उनमें जो फोर्सेस हैं वो वीक हैं, ठीक है? तो पार्टिकल्स आराम से मूव करेंगे। पार्टिकल्स की अगर मूवमेंट हो सकती है, इफ़ दे कैन फ्लो, देन डेफिनेटली वी कैन से देम फ्लूइड। तो सॉलिड्स एंड गैसेस दोनों के केस में लिक्विड्स एंड गैसेस बोथ आर फ्लूइड, दे हैव हायर एक्सटेंट ऑफ फ्लूइडिटी, एंड गैसेस उनका तो बहुत ही ज़्यादा फ्लो होता है। एंड जो आपके पास सॉलिड्स हैं, दे आर रिजिड बिकॉज स्पेसेस बहुत कम हैं एंड द फोर्सेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग। होप दिस टर्म इज क्लियर। And all these properties can only be explained on the basis of the intermolecular forces only. Clear? Next property is diffusion. अच्छा, डिफ्यूज़न के लिए पहले एक एग्जांपल देखो आप। ये मेरे पास एक ना, यहाँ पे ये देखो, एक मेरे पास फ्लास्क है, इसमें वाटर फिल करके रखा हुआ है, एंड देन इंक को हमने बीच में डाला। आप दिख रहे हो इंक जो है वो धीरे धीरे स्प्रेड हो रही है, मूव कर रही है, ठीक है? जो आपकी इंक थी वो एक लिक्विड है, और जो वाटर है वो दूसरा लिक्विड है। तो दोनों स्प्रेड होने के बाद आप देखते हो कि एक मतलब यूनिफॉर्म सा एक ब्लू कलर का आपके पास सॉल्यूशन बन के आ जाएगा। तो इसका मतलब इंक एंड वाटर दोनों के पार्टिकल्स ने एक दूसरे में मूवमेंट करने के बाद कंप्लीटली मिक्स हो गए, एंड दिस इज़ व्हाट नोन एज डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न हमेशा होती है जहाँ पर उसका अमाउंट ज़्यादा है टू द लेसर अमाउंट। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ठीक है? तो इंक कहाँ जाएगी, वो वाटर में क्यों स्प्रेड हो रही है? ताकि वो अपनी कंसंट्रेशन मेंटेन ना रख सके, ठीक है? वो बिल्कुल स्प्रेड हो जाएगी इवनली इन द वाटर। क्लियर? तो ये जो प्रॉपर्टी है, दिस इज़ द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, जिसके कारण जो अलग अलग आपके पास सब्सटेंसेस हैं वो मिक्स हो जाते हैं, एंड दिस प्रॉपर्टी इज़ नोन एज डिफ्यूज़न, ठीक है? अब डिफ्यूज़न किस पे डिपेंड करती है? अब बेटा अगर इंक और वाटर आपस में मिक्स हो गए,
तो मिक्स होने के लिए क्या चाहिए, इसका मतलब इंक का एक पार्टिकल वाटर के पार्टिकल्स के बीच में आ गया होगा और वाटर का पार्टिकल इंक के पार्टिकल्स के बीच में चला गया, तो वहाँ पे स्पेस तो होनी चाहिए ना जाने के लिए। इसका मतलब अगर तो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है तभी वो मूव करेंगे, तभी वो एक दूसरे में मिक्स होंगे और तभी डिफ्यूज़न हो सकता है। लेकिन अगर दे आर टाइटली पैक्ड लाइक इन सॉलिड्स तो मूवमेंट के चांसेस नहीं हैं, ओनली वाइब्रेशंस हो सकती हैं, तो इसका मतलब वो डिफ्यूज़ भी नहीं करेंगे। तो इसका मतलब सॉलिड्स डिफ्यूज़ नहीं करते हैं, गैसेस एंड लिक्विड्स दोनों करते हैं, एंड गैसेस तो बहुत हाई एक्सटेंट तक डिफ्यूज़ करती हैं। अब गैसेस के लिए भी एक एग्जांपल देख लो, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे दो मेरे पास बल्ब्स हैं और इनको सेंटर में ना सेपरेशन करी हुई है, ठीक है, वॉल की तरह। एक तरफ क्या किया गया है, एक जो मेरे पास ये राउंड शेप्ड है इसमें गैस को फिल किया हुआ है और दूसरा बल्ब जो है वो बिल्कुल एम्प्टी है, कोई गैस नहीं है उसमें। अब जैसे ही ये बीच वाला जो नॉब है इसको हम ओपन करेंगे तो बीच में जो हमारे पास बैरियर था हमने हटा दिया, तो क्या होगा, जो गैस है वो इस बल्ब से उस बल्ब में जाएगी। क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड पे ज़्यादा थी, राइट साइड पे बिल्कुल नहीं थी। तो हम कह रहे हैं कि गैस कहाँ से मूव कर रही है, फ्रॉम इट्स हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन। और जैसे ही मूवमेंट होगी तो ये क्या करेगा, मूवमेंट के बाद इवनली डिस्ट्रीब्यूट जब तक नहीं हो जाता तब तक डिफ्यूज़न होती रहेगी, और बहुत क्विकली होता है ये काम। गैसेस के केस में बहुत ज़्यादा क्विकली होता है बिकॉज पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस बहुत बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो वो उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा, पार्टिकल्स इतना फास्ट मूव करते हैं एंड दे हैव वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी, और जिसके कारण वो बहुत ईजीली स्प्रेड हो जाते हैं। डिफ्यूज़न की और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। सपोज़ किचन में कोई आपके पास ऐसा फूड स्टफ़ पड़ा है जो ख़राब हो चुका है, स्पॉइल हो चुका है, तो स्मेल धीरे धीरे किचन से लेके पूरे घर में आनी स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो स्मेल थी, जो उसके गैस पार्टिकल्स हैं वो स्प्रेड करेंगे, ठीक है, बहुत फास्ट स्प्रेड करते हैं। क्लियर? तो ये काफ़ी सारी आपके पास एग्जांपल्स होंगी डिफ्यूज़न की। तो होप दिस प्रॉपर्टी इज़ ऑल्सो क्लियर। एंड लास्ट में मैंने सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस को उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बेसिस पे डिस्टिंग्विश कर रखा है। तो आप ये टेबल भी करोगे तो आपने ये प्रॉपर्टी सारी ध्यान में रखनी है, और कौन सी प्रॉपर्टी किस पर्टिकुलर रीज़न के कारण है ये आपने सारा याद रखना है। नाउ डिफरेंसेस भी आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत नंबर ऑफ डिफरेंसेस नाउ यू हैव। होप this lecture is clear to you all, and in next chapter we will discuss about the change in states of matter. clear? till then अच्छे से पढ़ो बेटा, कोई भी प्रॉब्लम आती है you can ask me, and अच्छे से पढ़ो, असाइनमेंट्स करो, I will provide you. बाय बाय, थैंक यू।